शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत केस में सोमवार को सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के घर पहुंची। टीम ने घटना का रिक्रिएशन किया। टीम 80 किलो का एक पुतला लेकर पहुंची। ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिवाला सिंह को भी लाया गया। 12 मई की रात को क्या हुआ ये जानने की कोशिश की गई। कई घंटे तक सीबीआई की ये कार्रवाई चली। बारह मई की उस रात को क्या हुआ था? ट्विशा ने आत्महत्या की थी या मौत की वजह कुछ और है? ट्विशा की मौत की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये पुतला उन सवालों के कई जवाब सामने ला सकता है। ट्विशा केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने रिक्रिएशन के जरिए यह समझने की कोशिश की कि कैसे ट्विशा फंदे पर लटकी होगी, कैसे उसे उतारा गया, कैसे उसे नीचे लाया गया। पुतला आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, वो डमी पुतला है जिसको सीन रिक्रिएट करने के लिए नीचे रखा है सीबीआई के ऑफिसर्स ने। तमाम सीबीआई और फॉरेंसिक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी पर, और ये सबसे पहली तस्वीरें हैं। और यहाँ पे दूसरे अन्य जितने ऑफिसर्स हैं वो तस्वीरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। सीबीआई की टीम एक पुतला लेकर पहुंची। एक पुतले के जरिए यह जानने की कोशिश हुई कैसे ट्विशा फंदे पर लटकी, कितनी देर में घर के दूसरे लोग उसके पास पहुंचे, कितनी देर में उसका शव फंदे से उतारा गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 12 मई की रात को हुआ होगा। ये कोशिश की गई कि पूरी घटना का वैसा ही चित्रण हो सके जैसा कि ट्विशा की मौत वाले दिन हुआ था। सीबीआई की टीम ट्विशा के पति समर्थ को ऊपर ले गई। उससे पूछा कि कैसे उसने ट्विशा को फंदे से उतारा। समर्थ आपको तस्वीरों में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टी वाली जो टी शर्ट है वो पहन के खड़ा हुआ है और सीबीआई के ऑफिसर्स उन्हीं जो है लाइलॉन की रस्सियां जो हैं वो आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी। तो वहीं समर्थ आप देखिए आपको चढ़ के बता रहा है पूरी स्थितियों को कि वो उसके और यही सीबीआई के ऑफिसर जो फॉरेंसिक के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो सब इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं और उस दिन की परिस्थितियाँ थी छत पर उसका आकलन किया जा रहा है। घर के नौकर को भी सीबीआई की टीम ने रिक्रिएशन के लिए बुलाया ताकि ये पता चल सके कि ट्विशा का शव उतारने में उसने कैसे मदद की थी। एक आम सामान्य जो शर्ट में इंसान आपको दिख रहा है वो घर का नौकर है और वो बता रहा है कि कैसे उतारा गया था। समर्थ अभी तक बता चुका है। अब ये दूसरा व्यक्ति है जो यहाँ पर बता रहा है कि हमने कैसे इस रस्सी ये बंधी थी, इसको कैसे खोल रहे थे आप, उससे सीबीआई के ऑफिसर समझ रहे हैं। फिर टीम ने पुतले को फंदे पर लटकाया, वजन नापा गया। कुछ वैसा ही करने की कोशिश की गई जैसा कि हो सकता है कि 12 मई को हुआ हो। उसी तरह टांगने की कोशिश की गई। वो ट्विशा का पुतला अभी भी खड़ा हुआ है जो इसको इस पूरे मामले में सीबीआई ने ड्रेस्ड पहनाए हैं। वो ड्रेस्ड भी लगभग मैच करते हुए हैं जो ट्विशा ने उस दिन पहने थे और वही ड्रेस का पुतला है ये जिसको चढ़ाया गया है और वैसे ही ठीक फंदा जैसे लगाया। ये तमाम स्थितियां उस वक्त की हैं जिस वक्त ट्विशा ने खुद को फांसी लगाई थी और खुद को मौत के गले लगा लिया था। अभिहाल सीबीआई के ऑफिसर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर ये देखने की कोशिश की गई कि कैसे उसे समर्थ और बाकी लोगों ने फंदे से उतारा। समर्थ ने पूछताछ में सीबीआई को बताया था कि उसने ही ट्विशा को उतारा था, जबकि मां गिरिवाला ने फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई जब ये रिक्रिएशन कर रही थी तब इस दौरान घर की चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई। कटारा हिल्स थाने से पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। हर पल की रिकॉर्डिंग की गई। ट्विशा की मौत कैसे हुई, इसे लेकर उसके माता पिता, रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पोस्टमार्टम में आत्महत्या की बात आई थी, लेकिन ट्विशा के शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। ये चोट कैसे लगी, इसकी जांच हो रही है। सीन रिक्रिएशन के जरिए सीबीआई केस को हर एंगल से समझने की कोशिश कर रही है। ट्विशा के शव को उस दिन कैसे उतारा गया था, घर के लोगों ने क्या कदम उठाए थे? जानकारी के मुताबिक सीबीआई मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रेस और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर भी एक टाइमलाइन तैयार कर रही है। और आज ये थी कि समर्थ की तस्वीर आप देख रहे हैं। समर्थ को बाहर लेकर आई है, बाहर वो बॉडी को कैसे लेकर आते हैं वो पूरा जो है जांच किया जा रहा है। कैसे बाहर बॉडी को लेकर आए हैं वो सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। इसके बाद समर सिंह को लेकर अब सीबीआई की टीम बाहर चली जाएगी। इसके बाद गिरिबाला सिंह को भी बाहर निकाला जाएगा। समर सिंह को लेकर सीबीआई की टीम निकली, तस्वीर आप देख रहे हैं, और समर्थ को लेकर अपने साथ सीबीआई की टीम जाएगी। ट्विशा की मौत बेहद संदिग्ध। ऐसे केस में रिक्रिएशन को बेहद अहम माना जाता है। रिक्रिएशन से जांच एजेंसी को ये समझने में मदद मिलेगी कि आरोपियों के बयान मेल खाते हैं या नहीं। बयानों और घटनास्थल के बीच किसी भी तरह का अंतर दिखता है तो जांच को एक नई दिशा मिल सकती है। भोपाल में अजय शर्मा के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और भोपाल से अजय शर्मा मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा अजय का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय, आज की जो कवायद हुई उसमें क्या कुछ हुआ और फिलहाल मौके पर क्या चल रहा है? देखिए, आज की जो दिन भर की कवायद थी वो सीन रिक्रिएशन को लेकर थी। गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह को उनके घर पर सीबीआई की टीम लेकर पहुंची थी और ठीक उसी जगह पर जिस रूफटॉप पर जो है ट्विशा ने खुद को फांसी के फंदे के हवाले किया था, उनको गले लगाया था, और सेम वही जो जिम्नास्टिक की आमतौर पर लाइलॉन की रस्सी होती है उसी के माध्यम से उसको एक पुतला 81 किलो का वो लेके आए थे और प्लास्टिक का था बेसिकली, और उसी के अंदर रेत भरी थी। उसमें उतनी रेत भरी गई कि तकरीबन उसकी 80 केजी के आसपास वो हो जाए। उसके बाद सीबीआई के ऑफिसर्स ने पूरा मेजरमेंट लिया उस रूफटॉप पर जहां पर ट्विशा ने फंदा लगाया था और कैसे लगाया था। नीचे 2 पेटियां रखी गई, उसके बाद ऊपर पुतले को रखा गया और उस पुतले को फांसी लगाई गई। उसके बाद गिरबाला सिंह को दूसरी पेटी पे चढ़ाया गया। उनने कैसे ये पूरा जो है लास्टिक खोली थी, कैसे उस रस्सी को खोला, वो तमाम प्रोसेस दिखा गया, और कैसे समर्थ सिंह ने ट्विशा को गोदी में उठाया है और नीचे उतारा है। फिर तो ये पूरी प्रोसेस सीबीआई समझना चाहती थी सीन रिक्रिएशन के माध्यम से। की जा रही है कि इस कवायद से इस पूरे मामले की जांच किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंच सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका जो इस पूरे अपडेट के लिए। तो अजय बता रहे थे कि किस तरह से आज पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया और तमाम सवालों का जो जवाब है वो गिरिबाला सिंह से और ट्विशा के पति समर्थ से लिए गए। बीते कुछ दिनों से ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जिनमें दहेज उत्पीड़न के चलते बेटियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल का ट्विशा केस हो या ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, दहेज प्रताड़ना के आरोप में ना जाने कितनी बेटियां बलि चढ़ती जा रही हैं। लखनऊ से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फंदे से लटकी एक और ट्विशा, क्या दहेज के लिए मार डाला? इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध मौत, आत्महत्या या हत्या? भोपाल की ट्विशा जैसे केस से मिलते जुलते कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक खबर लखनऊ से भी आई है जहां 23 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी वर्मा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। 1.5 साल पहले मानसी की शादी सागर राजपूत से हुई थी। सागर नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सागर राजपूत के इंस्टाग्राम पर करीब 7,93,000 फॉलोअर्स हैं,
दोनों का 7 महीने का बेटा है, लेकिन मानसी अब इस दुनिया में नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में मानसी का शव फंदे से लटका मिला, लेकिन मानसी के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जा रहे थे। ससुराल वाले दहेज में कार की डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मृतका ने कई बार फोन पर अपने परिवार को इस टॉर्चर के बारे में बताया। परिजनों ने कई बार लखनऊ आकर समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन प्रताड़ना का दौर थमा नहीं। शनिवार को परिजनों को रिश्तेदारों के जरिए सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। हालांकि मायके वालों का सीधा आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पहले उसकी हत्या की और फिर मामले को सुसाइड का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। वो सब पूरा परिवार उनको मानसी को मैं दबाव बनाती थी, लेकिन वो बेचारी हम लोग से कुछ बता नहीं पा रही थी। और जब वो वहाँ पे घटना हुई है, लेकिन वो किसी अन्य माध्यम से हमको सूचना मिली, फिर थाने से सूचना आई, वो कहीं तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली, हत्या हुई है। दहेज को लेके जी, उसको मारपीट भी रहे थे काफी, मारी ने और टॉर्चर भी करा है, और उसके शरीर में इतने जख्म हैं, लेकिन घाव टाइप के हैं बहुत। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम से हैंगिंग की पुष्टि में हुई है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं, शीघ्र गिरफ्तारी। और जो एफआईआर हुआ है, पति, ससुर, बुआ, सास, नंदोई, नंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानसी के घर वाले लगातार ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे। मामले में लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज है। डीसीपी बेस कमलेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में टीम गठित कर दी गई है और जल्दी अभियुक्त गरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग की बात सामने आई है। अब सारी तहकीकात पुलिस जांच के बाद ही निकल के सामने आएगी कि ये आत्महत्या था या आत्महत्या के पीछे कोई साजिश। मानसी कानपुर की रहने वाली थी और उसका ससुराल लखनऊ में था। मानसी की मौत के विरोध में कानपुर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। मानसी के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। साथ में पोस्टर बैनर भी थे, जिनमें योगी सरकार से अपील करते हुए लिखा गया कि मानसी के हत्यारों को फांसी दी जाए। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अगर मानसी ने आत्महत्या की है तो वीडियोस में हंसती खेलती नजर आ रही एक लड़की को आखिर ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप कितना सही है। विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड की। इसमें मुख्य आरोपी असद के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि असद को उसके पिता ने उकसाया था सूर्या को मारने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। कार्रवाई करते हुए हटा दिया जाए। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब तैयारी उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी करा दी है कि आरोपी जिस घर में रहता है वो अवैध था और अब उसे गिराया जा सकता है, बुलडोजर चलाया जा सकता है। पुलिस ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा कराया है। असद के मकान को अवैध बताया गया है। नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई के दौरान खुद उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने ढोल और लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर इसकी जानकारी पूरे इलाके को दी। 15 दिन के भीतर जवाब उप जिलाधिकारी कार्यालय में देना होगा।
असद के नाम से जो है ये घर, इस घर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये ताला लगा हुआ है और इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है इस घर में। और यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चिपका करके गई है जिला प्रशासन की टीम, गाजियाबाद जिला प्रशासन की टीम में। और इसमें साफ तौर पे मेंशन ये किया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले। तो आप देखें तो ये जो है प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी बिल्डिंग दिखाई, ये जो विजुअल्स है इस पूरी बिल्डिंग का विजुअल्स दिखाई। देखिए आप बाहर की तरफ प्लास्टर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से रॉ स्ट्रक्चर है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 3 माले की बनी हुई है। और इसमें ये परिवार जो है पहले यहां पर रहता था और जिला प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि आपको 15 दिनों के अंदर जो है इस जगह को वेकेट करना है, आप खुद ही हटा ले। देखिए यहां पर लिखा हुआ अन्यथा स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं पर हटा दिया जाएगा। अगर आप 15 दिनों के अंदर हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिला प्रशासन गाजियाबाद का इस घर को वेकेट कराएगा। ये घर गाजियाबाद में खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पुराना घर है, पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये घर अभी भी आरोपी असद के पिता के नाम से रजिस्टर्ड है और ये प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बेहद नाराजगी जताई है। कहा है कि दोस्ती के नाम पर चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। इस बीच सूर्या हत्याकांड केस में पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस के दावे के अनुसार हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब ने उसे उकसाया था। नवाब ने ही असद से कहा था सूर्या को सबक सिखाने के लिए। नवाब के भड़काने पर ही असद की सूर्या से दुश्मनी हुई और फिर असद ने दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जांच में पता चला है कि नवाब को अपने बेटे असद की दोस्ती सूर्या चौहान के साथ पसंद नहीं थी और वह लगातार इस रिश्ते को लेकर नाराज रहता था। 17 वर्षीय सूर्या चौहान पर 28 मई के दिन चाकू से हमला किया गया। असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 29 मई को सूर्या ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 31 मई को मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सूर्या की मां का कहना है कि सारे आरोपियों को सजा मिले। है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। इस घटना में कितने लोग शामिल थे असद के अलावा, और कौन कौन से लोग जो थे उसमें शामिल थे? इसमें 7 लोग शामिल थे। और भी कोई और मांगे हैं आपकी? अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इस घटना से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। उनका कहना है जो गलत करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। उसको ये नहीं पता था मेरे ख्याल में ये ऐसी घटना कर देंगे या मुझे मार देंगे। क्यों जाता हूँ, माता ड्यूटी करती है बेचारी, पिता है नहीं। यहाँ पर शोकमय परिवार जो है वो यहाँ मौजूद है और हम इस वक्त घर के बाहर बैठे हैं और परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ईदी वाले दिन सूर्या को घर पे से बुलाया गया कि आओ ईदी पे चल रहे हैं, तो सूर्या ने बताया कि मैं ये सब चीज़ें सेवन नहीं करता। ये बड़ा ही जो है घिनौना काम किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारी जो यूपी की पुलिस ने असद नामी शख्स का इस मामले को लेकर एनकाउंटर किया है, ये बड़ा ही अच्छा कदम है यूपी पुलिस का। इस हत्याकांड में पुलिस की एफआईआर में कुल 5 आरोपी नामजद थे, जिनमें मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पिता नवाब और उसके 2 साथियों फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी असद के घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। गाजियाबाद से आकिल जमील, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए 1645 हिंदू शरणार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि अधिकार पत्र सौंपकर बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू परिवारों के इतने लंबे अरसे तक संघर्ष क्यों करना पड़ा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इन हिंदुओं को हक दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि अधिकार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वो हिंदू परिवार जिनकी पहचान ही कभी उनके लिए खतरा बन गई, जिनके मंदिर, जिनके घर, जिनकी जमीन सब कुछ होते हुए भी
वो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह पाए। पाकिस्तान की धरती पर रह रहे ये हिंदू परिवार धीरे धीरे उस डर के साए में जीने लगे थे, जहां हर दिन उनका धर्म उनकी मजबूरी बन रहा था और हर रात ये सोचकर गुजरती थी कि क्या अगली सुबह भी हम इसी जमीन पर चैन से रह पाएंगे या नहीं। इन हिंदू परिवारों की कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन पहचान नहीं बदली, जो उन्हें अपने ही देश पे शरणार्थी के नाम को लेकर बनी रही। लेकिन आज बिजनौर के धामपुर में इतिहास ने करवट ली, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इन 1645 हिंदू परिवारों को भूमिधरी प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि कैसे हिंदू परिवारों पर जुल्म हुआ और इनकी कई पीढ़ियां अपने ही देश में हक के लिए तरसती रहीं और इन्हीं हिंदू परिवारों की चौथी पीढ़ी को उनका हक मिला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को कभी इन हिंदू परिवारों की चिंता क्यों नहीं हुई। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए, उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी उसने भी प्रदर्शन किए, कहां नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं। वहीं सीएम योगी ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाले मौलवियों और मौलानाओं पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? इसके अलावा सीएम योगी ने उन मौलाना और मौलवियों पर भी सवाल उठाए जिन्होंने कभी इन पीड़ित हिंदू परिवारों के पक्ष में आवाज बुलंद नहीं की। वहीं योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की आवाज भी उठाई और इन मौलवियों ने कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की करतूतों की निंदा भी नहीं की। कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। जाहिर है सीएम योगी ने आज जो सवाल उठाए हैं वो उस मानसिकता पर तीखा प्रहार है जो हिंदुओं पर होने वाली हिंसा पर मौन रहते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ कर दिया है कि अहिंसा और मानवता समाज के आभूषण हैं, लेकिन जब समाज और व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी करने वाली ताकतें हों तो उनके मुकाबले के लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है असम के नलबाड़ी से। ये बड़ी खबर है और सनसनीखेज भी, जहां कथित लव जिहाद के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मुकालमुआ के गंगापुर में छात्र नेता मधुरज्या बर्मन की बेरहमी से हत्या और एक नाबालिग लड़की को गंभीर रूप से घायल करने वाले मुख्य आरोपी
रोज अली को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस हिरासत से हथियार बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इस बीच अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही पीड़िता से मिलने पहुंचे स्थानीय विधायक जयंत मल्ला बरुआ ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया। पूरे मामले को लेकर इलाके में भारी तनाव है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। नलबाड़ी हत्याकांड से भारी तनाव है इलाके में। पीड़ित से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता। तो लव जिहाद के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर असम के नलबाड़ी से सामने आ रही है। और अब खबर मुंबई से, जहां बांद्रा में अवैध मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा में कई खुलासे सामने आए। पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। मुंबई में एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया। आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा। बांद्रा मस्जिद ढहाने का बदला। बदला लेने के लिए हुआ पथराव। पाकिस्तान से रची गई साजिश। 19 से 23 मई के बीच बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर में अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा था। आपको याद होंगी ये तस्वीरें, जब ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और यहीं पर जब एक अवैध मस्जिद को गिराया गया तो उसके बाद बवाल मच गया। पथराव और तोड़फोड़ की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस के साथ उपद्रवियों की झड़प हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे अब साफ हो गया है कि महज एक अवैध मस्जिद को गिराने का विरोध नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर मुंबई में आतंक की साजिश रची जा रही थी। खास बात यह है कि साजिश के लिए चुने गए एजेंटों को असली वजह नहीं बताई गई थी। इसके बजाय उन्हें यह कहकर उकसाया गया कि ये बांद्रा गरीब नगर में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई का बदला है। ये सामने आया कि पथराव के दौरान संदिग्धों ने गरीब नगर में चलाए गए अभियान और पुलिस तैनाती की वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी थी। दिल्ली के स्पेशल सेल को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जहां पर कैसे कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के कुछ हैंडलर से संपर्क में थे, उनके पास गरीब नगर के इस अवैध निर्माण को हटाए जाने के बाद यहां के तैयारियों के कुछ फोटोज और वीडियोस मिले हैं। आपको बता दें कि हम इस समय गरीब नगर इलाके में मौजूद हैं और आप जो ये पूरा मलबा देख रहे हैं, यहाँ पर कभी एक प्रार्थना स्थल यानी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन जब उस मस्जिद को तोड़ा गया तो यहाँ पर हमने हिंसक कार्रवाई देखी, जहाँ पर पत्थरबाजी तक की निर्माण जो है वो पैदा हो गई थी। ना सिर्फ बांद्रा के इस गरीब नगर इलाके बल्कि दादर स्थित सब्जी मंडी और वहां के भीड़ भाड़ वाले मार्केट की भी तस्वीरें इन डिजिटल साक्ष्य में मिले हैं, जिसके चलते मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत के खिलाफ इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। इससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बीच कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकियों के टारगेट पर कई अहम ठिकाने थे। इन ठिकानों में नंबर 1 सिद्धि विनायक, नंबर 2 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नंबर 3 मुंबई के पास दादर मार्केट, नंबर 4 तारापुर परमाणु प्लांट। ये भी सामने आया है कि मुंबई के अलावा 5 दूसरे शहर भी आतंकियों के निशाने पर थे। आपको बताते हैं ये खुलासा कैसे हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था, भारत में स्लीपर सेल सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। 14 मई को विजय को पुणे से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 17 मई को झारखंड से नीतीश पासवान की गिरफ्तारी हुई। फिर जांच की कड़ियां मुंबई तक पहुंची। बाद में मुंबई से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। डी कंपनी से जुड़े मुन्ना जिंगाड़ा से संपर्क सामने आया। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की भूमिका भी सामने आई। और इस तरह वक्त रहते अहम गिरफ्तारियां कर एजेंसियों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। सुजाता द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आपको दिल्ली के साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे से जुड़ी खबर दिखाते हैं। इस इमारत के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इस मामले में लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साफ नजर आ रहा है कि बिल्डिंग के निर्माण के वक्त
और उसके बाद नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम 3 मंजिला इमारत कुछ इस तरह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत के पास एक कैंटीन भी थी जहां छात्र खाना खाने आए थे। ये पूरी इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। बचाव अभियान अब भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। इस दर्दनाक हादसे पर एक्शन लेते हुए सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं और 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल तमाम जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर फिलहाल इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या को लेकर FIR दर्ज करवा दी गई है और साथ ही साथ इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर जिसका जो मालिक था वो अभी फरार है, जिसे गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। 6 लोग जिनकी मृत्यु हुई उसमें से 5 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसके पास एक कैंटीन था जिसमें वो खाना खा रहे थे। जब ये बिल्डिंग गिरी तो उसका ढांचा जो है वो उस कैंटीन पर भी गिरा, जिसके मलबे में दबने के कारण बच्चों की मौत हो गई है। मलबे से निकाले गए लोगों में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र भी शामिल थे। इस हादसे से कई परिवारों के सपने मलबे में दफन हो गए। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। बिल्डिंग का मालिक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस हादसे में ये सामने आया कि साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये इमारत बगैर नक्शे के तैयार की गई थी और लगातार कई और मंजिलें इसके ऊपर बनाई जा रही थी। बेसमेंट के अलावा पहले से 3 मंजिलें मौजूद थी। इस मामले में 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता बिल्डिंग गिरने वाली जगह पर पहुंची, राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। उनके निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए महरौली थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माणों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब आपको बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है दिल्ली के शालीमार बाग की, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 अवैध मकान ढहाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में 4 लेन सड़क परियोजना और सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने भारी अतिक्रमण हटाया है। इस कार्रवाई में अवैध दरगाहों, दुकानों और अवैध ढांचों को गिराकर लगभग 4000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। और अब दिल्ली के शालीमार बाग के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जहां दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। यहां 150 अवैध मकानों को ढहाया जा रहा है। आए दिन लगते आते रहे ट्रैफिक जाम के चलते सड़क चौड़ीकरण का ये फैसला लिया गया। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। यहाँ शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ बने 150 घरों को गिराया जा रहा है, जो काफी पुराने और बहुमंजिला मकान हैं। इस वक्त मैं आपको वहीं पे खड़ा हूँ और आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि जो 143 मकान को जिसको प्रशासन ने चिन्हित किया था, दूसरे दिन भी वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे होंगे, हमारे सहयोगी अमन आपको दिखा रहे होंगे कैसे बुलडोजर जो अतिक्रमण किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था लोगों द्वारा, उस पर कैसे बुलडोजर जो है प्रशासन का चल रहा है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है ज़मीन के चौड़ीकरण को लेकर। यहाँ पर आए दिन जो है समस्या होती थी और ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन थी, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस दे रखा था और कहा था कि ये अवैध कब्जा है। उसी को लेकर प्रशासन जो है ये कार्रवाई कर रहा है। NDTV से बात करते हुए डीएम ने बताया कि हर परिवार को 3 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं और जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए शादरा में फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मानवीय आधार पर प्रशासन ने
सरकार से एक अप्रूवल लिया जिसमें से 3 लाख रुपए पर फैमिली जो कंपनसेशन के तहत एज एक तरह से एक्स ग्रेशिया रिलीफ उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका, तो यहाँ से आसानी से जा सकें। और जो बेघर हो रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सावदा घेवरा में हमारे कुछ दूसिफ के फ्लैट्स हैं, वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकते हैं। मकान मालिकों ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। यहाँ 150 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए थे। 30 मई तक घर खाली करने के निर्देश दिए गए। कुछ लोगों ने घरों को खुद खाली किया और फिर 31 मई से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। दरअसल इस इलाके में सड़क किनारे बने अवैध मकानों की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, इसलिए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ सड़क चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया गया। पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए।